गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है और उसका फैक्टर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। ओके, तो सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को अपन लोग को रिमूव करने में, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने में जितना एनर्जी अपन लोग को लगेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने में जितना एनर्जी लगेगा ही, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो एटम है, ठीक है, वो कौन से फॉर्म में रहना चाहिए, गैसियस फॉर्म में रहना चाहिए। गैसियस फॉर्म का मतलब ये है कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में अट्रैक्शन को कम करना। अट्रैक्शन कम करेंगे तो कम एनर्जी लगेगा। ओके, तो क्या करना है कि वो गैसियस फॉर्म में रहेगा, तभी इलेक्ट्रॉन को अपन लोग को वहाँ से निकालना है। अगर मेटल सॉलिड फॉर्म में है तो उसको पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों? ताकि उसका एनर्जी कम लगे हम लोग को इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर निकालने में। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर इसको एंथैल्पी को एनर्जी भी बोला जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब क्या लिखा है देखो, अगर एटम जो है वो न्यूट्रल है, मतलब Mg का 2 8 2 12 होता है इसके हिसाब से, तो अगर एटम जो है वो न्यूट्रल है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। मतलब वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर एटम न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल चुके हैं उससे, जैसे मैग्नीशियम का 2 8 2 होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल चुके हैं आउटर मोस्ट शेल से, अब अपन लोग वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपको याद रखना कि वो अब आयन में कन्वर्ट हो गया। तो अब अगर आयन से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा उस केस में हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोलेंगे। तो अगर उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो वो कहलाएगा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वैसे ही चलते जाता है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसी को फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को जो होते जा रहे हैं उसी को बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो एक और चीज़ याद रखो कि इसका यूनिट क्या होता है, तो किलो जूल पर मोल, केजे पर मोल भी होता है इसका ऐसा यूनिट, ये भी याद रखना है आपको। तो इसमें क्या क्या पढ़े हम लोग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा आपको याद रखना है कि गैसियस फॉर्म में क्यों रहना चाहिए। तीसरा आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अंतर क्या होता है ये याद रखना है आपको। ठीक है, और उसका यूनिट याद रखना है। ठीक, तो ये तो था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। इसको डेल एच से डिनोट करते हैं, डेल आई एच लिखा है, देख लो, आई मतलब आयोनाइजेशन के लिए है। फर्स्ट का लिखना है तो डेल आई एच 1, सेकंड का निकालना है तो डेल आई एच 2, ऐसा करके लिखा जाता है। ठीक है, आया, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। आगे देखिए, एक प्रोसेस ही बता रहा हूँ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। देखो, पहला जो है एक्स लिखा है मतलब वो मेटल है और उसको गैसियस फॉर्म में किया गया है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड है करके अपन लोग को एनर्जी उसमें ऐड किया गया है। देखो, एनर्जी जब अपन लोग देंगे तब वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स प्लस में कन्वर्ट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड जब देखोगे तो अब एक्स प्लस में एनर्जी दिया जा रहा है, मतलब एक्स प्लस मतलब वो पहले मेटल था, न्यूट्रल मेटल था, है ना, न्यूट्रल एटम था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में। तो अब आयन से अगर अपन लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो उस समय जो एनर्जी लगेगा उसको अपन लोग बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में कि कहीं डाउट है? तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को किस तरीके से बनाया जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि फैक्टर्स मतलब किसके किसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो पहला होता है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम कैसे करता होगा, आप वो कैसे याद रखोगे। मान लो कि साइज़ आपको पता है पीरियड में क्या होता है, साइज़ छोटा होता जाता है, तो अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का बढ़ेगा, तो हम लोग को वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ज़्यादा एनर्जी लगेगा मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। मतलब साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर साइज़ छोटा हो रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और आपका जो न्यूक्लियस है उसके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। तो सीधा बोलोगे साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो वो ग्रुप में वो क्या होता है, साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, और पीरियड में जब बात करेंगे तो साइज छोटा होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ एटम। आया समझ। सेकंड होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आपको क्या याद रखना है कि न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर वो कैसे डिपेंड करता है। तो क्या लिखा है, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि अगर साइज़ जो है अगर छोटा होते जा रहा है तो वहाँ से अपन लोग को ज़्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में,
ठीक है, साइज़ छोटा है मतलब अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का बढ़ेगा, तो खुद ब खुद न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज़ जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयनाइजेशन एंथैल्पी के। तो फर्स्ट और सेकंड याद हुआ। थर्ड जो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसको पेनिट्रेशन पावर भी बोलते हैं। तो ये आपको याद करने के लिए आपको पूरा इसका डिटेल पढ़ना है। ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि शील्डिंग इफेक्ट के केस में क्या होगा, जैसे कि मैग्नीशियम का ही लेंगे तो 282 आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनर में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। इनर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 और 8 ऐसा करके है। तो उसके पहले देखोगे तो 282 है, तो इनर इलेक्ट्रॉन को भी कुछ इफेक्ट होता है। क्या होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बीच में कोई शील्ड करने वाला चीज़ है, जैसे 282 है तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बीच में एक है शेल जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ रिपेयर करेगा एक दूसरे को, ठीक है, जिसके कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये समझ लो कि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब यही है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है उसके बीच में कोई शील्ड बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेकंड सेल हो रहा है 282 वाले में जो सेकंड सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल कर रहा है, जिसके कारण से अट्रैक्शन कम होगा किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज कम ज़्यादा होते रहता है, इसी कारण इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो ये शील्डिंग इफेक्ट रहता है, जिसके बारे में डिटेल में आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, ऐसा इसमें बता तो नहीं पाऊंगा आपको डिटेल में इस चीज़ को अभी। पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसमें क्या होता है, ऑर्बिटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ऑर्बिटर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ये याद रखो। और पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है, पेनिट्रेशन पावर जो है वो किसका ज़्यादा होगा पूछेगा तो क्या बोलोगे, एस में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसका टेंडेंसी होता है कि वो आसपास रहेगा न्यूक्लियस के, मतलब उसमें टाइटली हेड रहता है न्यूक्लियस के साथ। अगर इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट रहेगा, एस ऑर्बिटर में। तो आपको ये याद रखना है कि अगर एस ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन है तो उसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उस केस में हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटर में है और एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटर में है और नंबर ऑफ शेयर्स सेम है, जैसे कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के केस में देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना 1s वाला, तो आपको दिखेगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम का है वो s में है और आखिरी इलेक्ट्रॉन जो एल्यूमिनियम का है वो किस में है, p में है। और नंबर ऑफ शेयर्स सेम है, क्योंकि 282 एक का है और एक का है 283, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स 3 है। तो उस केस में आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि s वाले केस का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। मतलब mg के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा किसके तुलना में, ag का। भले al के, भले al का साइज़ आपको छोटा दिखेगा लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी mg का ज़्यादा होता है। यहाँ बहुत सारा आपको एक्सेप्शनल केस मिलेगा ही, तो इतना आसान ना समझिए इसको। ठीक है, तो थर्ड आपका पता चला शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट के बारे में। ठीक, चौथा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ये याद रखना है कि भाई हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा ही। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि उसका इफेक्ट क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटर्स जो होता है, जैसे पी में 3 रहेगा, पी में 6 रहेगा, या डी में 5 रहेगा या 10 रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे केस में ये हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड वाला केस हो जाता है। ऐसे केस में उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से उस केस में हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ऐसे वाले केस का। ठीक है, तो ये नॉर्मल केस मिलेगा ही। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आप देखोगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है तो हमको लगेगा कि इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये बोला था। बट जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो नाइट्रोजन में पी में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ऑक्सीजन में आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, पी में 3 है मतलब वो क्या हो गया, हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड है मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे तब जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसी कारण फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है किसका, नाइट्रोजन का, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर साइज़ का फैक्टर कोई मतलब कहीं नहीं रहा अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो। ठीक है, तो आपको याद रखना है 4 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। पहला होता है साइज ऑफ एटम, दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा होता है शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन पावर, और चौथा होता है इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, थैंक यू।